फार्मिंग। मुझे लगता है कि भारत जो एस्पिरेशन रखती है कि उसको डेवलप नेशन बनना है और वो बनना है बहुत जल्द 2047 तक उसको डेवलप नेशन बनना है। इसमें कृषि का एक बहुत बड़ा भूमिका है एंड फॉर दैट वी नीड टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने बहुत कुछ किया है पिछले दिनों, बहुत कुछ करना बाकी है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, पर टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसको अगर कृषि में ठीक से अडॉप्ट किया जाए तो हम लोग उसमें इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और जो पहले सेशन में बताया गया था, जो हरीश चरण जी ने भी बताया कि हमारा टोटल जीडीपी का परसेंटेज 15% ही है कृषि। क्यों? जहाँ 48 to 50% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी इज द वे दैट एग्रीकल्चर कैन फ्लरिश इन दिस कंट्री। मेरे साथ जो विशिष्ट सारे पैनलिस्ट हैं, मेरा पहला सवाल है राजीव रंजन जी को। राजीव जी, ये 50वीं साल है स्वराज का, सॉरी ये 50वीं साल है स्वराज का। स्वराज हम पहले बात कर रहे थे, वो तो गांव-गांव में कृषि क्षेत्रों में जैसे कि लोगों के घर का एक सदस्य है, ऐसा रिश्ता है स्वराज के साथ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने पिछले 50 साल में क्या किया है और आगे चल के स्पेशली अगले 5 साल में क्या करेंगे? नमस्कार सभी को, और मैं किसान बंधुओं का और सारे पैनलिस्ट का और सब लोगों का, डिग्नेटरीज का मैं स्वागत करता हूँ। स्वराज के बारे में एक्चुअली जो आपका प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मेशन और मैकेनाइजेशन, आज भी अगर मैं भारतवर्ष को देखूं तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है दूसरे देशों की अपेक्षा कर बहुत कम है। और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस तरीके से अभी बात चल रही है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है आगे लोगों को खिलाने के लिए, और जमीन और पौधे वाली ज़्यादा है नहीं, थोड़ी लैंड और है जो इरिगेटेड हो जाएगी, लेकिन उतनी अर्बनाइजेशन में भी चली जाएगी। तो अगर जब तक हम उत्पादकता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या है, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो जैसे साइंस और एक टेक्नोलॉजी। साइंस की चर्चा पहले पैनल में हुई है, टेक्नोलॉजी की चर्चा के बारे में हम लोग आज अभी यहाँ पर दूसरे पैनल में चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, अभी भी हिंदुस्तान को अगर मैं देखूँ तो बाकी देशों की अपेक्षा कर टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कम हो रहा है। और भारतवर्ष को अगर मैं मोटे तौर पर टेक्नोलॉजी के रूप में देखूँ तो इंडिया जो है वो ट्रैक्टराइज तो हुआ है, लेकिन मैकेनाइज्ड अभी भी नहीं हुआ। आज भी जो है मैकेनाइजेशन का 80% भाग जो है वो ट्रैक्टर को ही माना जा रहा है, लेकिन अभी भी मैकेनाइजेशन में बहुत बाकी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि तमाम तरह के, इसको अगर 3 भागों में बांटें कि लैंड प्रिपरेशन लें, फिर उसके बाद में हम आपका सोइंग लें, उसके बाद में क्रॉप केयर लें, डीवीडिंग लें, हार्वेस्टिंग लें। लैंड प्रिपरेशन में फिर भी कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे रोटावेटर्स आ गए, आपका कल्टीवेटर पहले हुआ करता था, उसके बाद में अभी सुपर सीडर्स आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बाकी अभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम बाकी है। तो इसके लिए हम लोग अभी काफ़ी इस पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके मैं आपको बताऊं कि हम लोग भारत में सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर का निर्माण करने वाली जो स्वराज कंपनी है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और अभी हम लोगों ने ट्रैक्टर्स में ही ऐसे जो फीचर्स दिए हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। जैसे 4 व्हील ड्राइव की रिक्वायरमेंट बहुत आई है, जैसे इंडिपेंडेंट पीटीओ का बहुत वो आया है। हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है और किसान अब लंबे समय तक काम कर सके उसके लिए उसकी चलाने में बहुत सहूलियत हो गई है। बहुत एग्रोनॉमिक्स पे बहुत काम किया है, कंफर्ट पे बहुत काम किया है। इस तरह का काम करते हुए हम लोगों ने अभी देखिए, जिस तरह की अभी पहले भी पैनल में एक चर्चा हो रही थी कि अब फूड की प्लेट में अन्न से ज़्यादा प्रोटीन और फ्रूट्स वगैरह है, उसकी के लिए हम लोगों ने एक अपना टारगेट हम लोगों ने लाइट वेट ट्रैक्टर लॉन्च किया है जो खास तौर से उसमें है। हम लोगों ने कोड लॉन्च किया है जो कि एक डीप रीडिंग में उसमें काम में आता है, जो मैकेनाइजेशन पहले का। तो
तो इन सब क्षेत्रों में काम करते हुए हम लोगों ने पोस्ट हार्वेस्टिंग में देखा, तो अभी हम लोगों ने इंटेलिजेंट हार्वेस्टर एक नया लॉन्च किया जो उसकी उत्पादकता को बढ़ाता है। तो हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट फ्रंट पे। मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन इसके ऊपर काम किया है कि हम उसको और सुधार सकें, जिससे क्वालिटी बन सके। रोबोटिक सिस्टम्स लगाए हैं। इसके अलावा हमने अपनी खुद की फाउंड्री अभी पूरी वर्ल्ड क्लास फाउंड्री को इम्प्लीमेंट किया है, जिससे किसानों के हद तक बिल्कुल सही तरह का ट्रैक्टर पहुंच सके। इसके अलावा हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में भी स्मार्ट कनेक्ट हम लोगों ने अपने ट्रैक्टर्स पे दिया है। अपने हार्वेस्टर के ऊपर भी जीपीएस सिस्टम लगाया कि वो कहीं भी चल रहा है तो उसके पूरी वो जो कर सकता है। तो हम लोग पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे ये सब चीज़ें जो है उत्पादकता बढ़ाने में किसान को काम आएंगी और उसकी आमदनी में भी बढ़ाने में सहायक है। थैंक यू राजीव जी। मैं श्याम सुंदर की बात आना चाहती हूँ। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पिछले 5 सालों में इसको बहुत फोकस मिला हुआ है। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा पिछले दिनों कि उनका सपना है कि हर खेत में एक ड्रोन होगा, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो प्रिसिशन फार्मिंग एफिशिएंसी एक्सेट्रा का जो हेल्प होता है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टू टेक फार्म सेक्टर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में और एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में ये है कि हम लोग जो जिसे कहते हैं बिग डिजिटल डिवाइड। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा है, आपका अडॉप्शन कैसा रहा है अमंग फार्मर्स? नमस्कार और नमस्कार सारे किसान भाइयों को। स्पेशली हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, अपने एरिया में जाते हैं तो बहुत लोगों से मिलते हैं, बट बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर कि इन सब मंचों पे आप लोगों से बात हो पाती है। तो और जो हमारी जर्नी रही है देहात की पिछले 12 साल की, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली डिजिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। हमारा हमेशा से ही मानना था कि इंडिया में, भारतवर्ष में बहुत ही अलग अलग टाइप के किसान हैं जिनके अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, वो इंगेज कैसे करें। और बट ओवर द इयर्स, स्पेशली पोस्ट कोविड के टाइम के बाद हमने डिजिटल पेनिट्रेशन रूरल इकोसिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। जब हम कभी फार्मर्स मीटिंग में जाते हैं, और अब तो मेरा हमेशा से ही पहला सवाल ये रहता है कि आप लोगों में से कितने लोग खुद स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या आपके घरों में स्मार्टफोन है आप यूज़ करते हैं। और जो पहले लगभग 25-30 में से 2-3 लोग 5 लोग हाथ उठाते थे, अब वो कम से कम 15-20 लोग हाथ उठाते हैं। तो एक परिवर्तन तो आया है, डेफिनेटली परिवर्तन आया है। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कह लीजिए, वीडियो की यूजेस कह लीजिए, ऑडियो की यूज़ कर लीजिए, ऐप्स की यूज़ कर लीजिए, वो परिवर्तन आया है। क्या वो परिवर्तन एग्री के लिए, एग्री के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा है? वहाँ पे एक जर्नी है, वहाँ पे हम सब लोग कोई ना कोई एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम अपने साथ में जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रमोट करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू करें। और टेक्नोलॉजी का पहला जो पड़ाव है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने से शुरू होती है, जहाँ पर कि वो कंफर्टेबल हो नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही ढंग से ले सके। पिछले 2 साल में जब जनरेटिव एआई के अराउंड में काफ़ी कुछ काम चल रहा है, तो एग्रीकल्चर में जनरेटिव एआई के अराउंड में जो सबसे मेजर जो यूज़ केस है वो किसानों को बेटर एडवाइजरी देना है। कि आज के टाइम में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो लोग अलग अलग सोर्सेज पर जाते हैं, स्पेशली वर्ड ऑफ माउथ पर जाते हैं काफ़ी सारे लोग। लेकिन जनरेटिव एआई के थ्रू, बिकॉज अब लोगों के पास वो साधन हैं कि डायरेक्टली आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं, तो लोग वहाँ पर रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी चेंजेस होते हुए देखे और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होते हुए देखे, और उम्मीद है कि अगले कुछ साल में ये जो चेंजेस हैं वो और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, जहाँ पर कि सही इंफॉर्मेशन देने के लिए, चाहे वो कृषि के नए तरीकों का हो, चाहे वो मार्केट के बारे में हो, चाहे वो प्राइसेस के बारे में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के एग्री इनपुट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में हो, इन सब के अराउंड में जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन का वो बेटर होते जाएगा टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण से। थैंक यू। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूँगी। हम लोग बात कर रहे थे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और अडॉप्शन कितना हुआ है। दूसरा इसका और एक साइड है टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन में जो चैलेंज आता है वो है प्राइस। तो आपका एक्सपीरियंस में क्या रहा है?
काफ़ी सालों से अपन एग्रीटेक और काफ़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना है, लेकिन किसान हर बार सोचता है कि जो भी टेक्नोलॉजी जब भी सुनता है वो सोचता है कि उसका बेटा कोई यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में उसको इस्तेमाल होती शायद बोल के सोचता है। लेकिन आज जैसे हम जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे देख रहे हैं, जो किसान सोच रहे हैं उसके लिए बनी हुई है टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी भी जो किसान की जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी की तरह सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कैंसर पीड़ित हो रहे हैं या जो भी जो किसान काम करने के लिए उसको लेबर नहीं है, तो उसके कारण जो छिड़काव करनी है, जो काम करनी है, उसके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इसके कारण वो किसान अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर देख रहा है। वहाँ से शुरुआत हम देखें कि जो ड्रोन के ऊपर काफ़ी उनके ट्रस्ट बनी हुई है कि जो लोग एक दिन पूरा कर रहे हैं वो उस थोड़े मिनट में या 1 घंटे में काम कर लेंगे। और जितना भी इंडिया देखते हैं छोटे किसान होते हैं जो आधे एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स काफ़ी होते हैं, तो उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब जो छोटे किसान क्या करते हैं, उनके काम करके दूसरों के लिए काम करने के लिए जाते हैं। तो अभी क्या हो रही है कि इस टेक्नोलॉजी के तहत आधा घंटे 1 घंटे में इसका इस्तेमाल करके ड्रोन का छिड़काव के लिए और जाके वो बड़े किसान के पास जाके काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अभी लास्ट 1 साल से देख रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज हो, सब लोग इस टेक्नोलॉजी को किसान के लिए काफ़ी पुश कर रहे हैं और काफ़ी सब्सिडाइज भी कर रहे हैं। जैसे अभी कंपनीज जो भी पर एकड़ का जो हो रही है उसमें से 100 रुपये 200 रुपये का सब्सिडी करके किसान के लिए हेल्प होने के लिए देख रहे हैं और किसान को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए देख रहे हैं। जैसे अपन ने काफ़ी रेवोल्यूशन देखा है जो पेस्टिसाइड में, सीड में, वैसे अभी आने वाले दिन में जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो किसान के लिए देख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देख रहे हैं कि जो भी हर किसान उनके बेटा बेटे उनको पढ़ा के उनको काफ़ी सिटी आउटसाइड इंडिया में जाया। तो अभी ऐसा हो रहा है कि इस नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है जो एग्रीकल्चर में, जो उनके जो बेटे जो सिटी और इंडिया के बाहर के लोग फिर आके गांव में आके इस टेक्नोलॉजी की तरह उनको और गांव वाले को मदद करने के लिए देख रहे हैं। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में, जो भी एम्प्लॉयमेंट जो हो रही है वो नेक्स्ट 5 साल में पूरा गाँव में होने वाला है। पर आप ज़्यादातर क्या देख रहे हैं बियॉन्ड स्प्रेइंग एंड स्प्रेडिंग, ड्रोन का किस में यूज़ हो रहा है? सो आज 6 एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहले स्प्रेइंग जो भी लिक्विड फॉर्मेट है, सो ज़्यादा से अभी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पे कर रहे हैं, काफ़ी वैज्ञानिक और काफ़ी रिसर्च हेर्बिसाइड के ऊपर काम कर रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है जो फर्टिलाइजर हो या ग्रैनुलर हो, सेकेंड एप्लीकेशन उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन पॉलिनेशन पे कर रहे हैं, जो सुबह शाम उन लोग मैनुअली करते थे, वो जो हाइब्रिड सीड जनरेशन के लिए पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा फोर्थ एप्लीकेशन कर रहे हैं कि पेस्ट और डिसीज आइडेंटिफाई करना है। जैसे अपन बॉडी को करते हैं ना, जो सीटी स्कैन MRI स्कैन करके जैसे समझ सकते हैं और इलाज लेते हैं, उसी तरह केक में कहाँ पेस्ट है कहाँ डिसीज है उसको देखने के लिए। फिफ्थ एप्लीकेशन है डायरेक्ट सीडिंग, पर्टिकुलरली इन राइस में है। जैसे आप ड्रम सीडिंग यूज़ करते थे वैसे ड्रोन की तरह डायरेक्ट सीडिंग मेजर करने का। सिक्स्थ है थर्मल फॉगिंग। ये 6 एप्लीकेशन कर सकते हैं आज के दिन पे। मतलब आने वाले दिन में और एप्लीकेशंस ऑटोमेट होने वाला है, लेकिन अभी जो किसान के लिए 6 एप्लीकेशन के लिए नेक्स्ट 1-2 साल में सब दिखने वाले हैं जो ड्रोन के साथ। थैंक यू प्रेम कुमार जी। मैं बात करूँगी अमित जी से। अमित जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो सैटेलाइट इमेजिंग से लेके क्रॉप स्काउटिंग, सॉइल टेस्टिंग, ये सब जो है इसमें एक एस्पेक्ट तो कॉस्ट डेफिनेटली है। उसमें SBI, व्हाट इज SBI डू? आप लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं ताकि किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके? क्या क्या आपके पास एज अ लेंडर क्या क्या आपके पास लोन्स है वगैरह? जहाँ तक SBI का सवाल है, फैसिलिटेट करने के लिए फार्मर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ड्रोन दीदी, जिसमें SHGs को, वुमेन SHGs को बैंक फाइनेंस करती है फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज भी बहुत हैवी अमाउंट की सब्सिडीज है। तो हमारा कोशिश रहती है कि जितने SHG फॉर्म्स हमारे पास हुए हैं
17.5 लाख से ज़्यादा SHGs आज हमारे साथ लिंक्ड हैं जो जिनको हम फाइनेंस कर चुके हैं। और वेरी प्राउडली आई कैन से दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारा जो एक्सपोजर पोर्टफोलियो है इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 50,000 crores। So that is the way we are exploring in the micro finance area of this country, because अभी जैसे सुबह से बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, 2 एकड़ है, वहाँ स्केल ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, वहाँ SHGs और FPOs एक ऐसा माध्यम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यदि किसान FPOs और SHGs के साथ जुड़ते हैं, बैंक हैज़ गॉट एवरीथिंग टू सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं बीरज जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी आपको क्या लगता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स जो है उस पे टेक्नोलॉजी क्या इम्पैक्ट आ रही है और आगे दिनों में आपको कितना टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट लगता है? पर्सनल लिमिटेड एरिया अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे इरीगेटेड नहीं इरीगेशन नहीं है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत कम है, उस एरिया के लिए जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो बताया दैट इज सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है रेनफेड एरिया के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड वाटर सेट डेवलपमेंट जो जलागम का जो टेक्नोलॉजी है उसी का एप्लीकेशन। तो हम लोगों का जो मेन फोकस है अभी भी आपका देखिए तो जो रेनफेड एरिया जो डिप्राइव्ड एरिया है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कम है, क्योंकि उसमें मेजर क्रॉप्स ज़्यादा नहीं है, आपका व्हीट एंड पैडी नहीं है, बाकी क्रॉप्स हैं अभी भी उसके लिए कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन अभी भी नहीं है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी 1 टन से भी कम है। तो वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़रूरी है, बट उसमें 2 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि स्केलेबल मीन से एडेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, फार्मर्स उसको समझ सके, उसका रिपेयर लोकली अवेलेबल है, उसका पार्ट्स और टेक्नोलॉजी वहीं पे अवेलेबल होना चाहिए। देन सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में उसका कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, बायोडाइवर्सिटी में कोई नुकसान है, या वो जो क्रॉप एंड नया लाइट है उसमें लॉन्ग टर्म में क्या इकोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 3 एस्पेक्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो है प्रोडक्शन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लास्ट है इंफॉर्मेशन जनरेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो तीनों एस्पेक्ट में प्रोडक्शन में अगर बढ़ाना है, क्योंकि आपको अभी लैंड को अभी एक सीजन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए प्रोडक्शन में, ना उसको सिस्टम हिसाब से लेना चाहिए। एक साल में 1 एकड़ में, जैसे ठाकुर साहब ने बोला कि 1 एकड़ से नीचे है जो रेनफेड एरिया के जो फार्मर्स है उनके प्रोडक्टिविटी तो नाम मात्र है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो आप पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मत जाइए, उसमें आपको देखिए पूरा सिस्टम प्रोडक्टिविटी में कितना है, साल में वो कितना कमा सकते हैं, उसमें पोल्ट्री भी आ सकता है, उसमें और कोई एलिमेंट्स आ सकता है, इसी को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ही बोलते हैं। तो पूरा साल में उसका इकोनॉमिक गेन कैसे होता है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग हो और अदर एस्पेक्ट्स हो, उसके लिए हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम जो मोदीपुरम जो हमारा जो फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR का, उसमें करीब 74 मॉडल्स उन्होंने डेवलप किए हैं फॉर अक्रॉस द कंट्री फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम्स। उसको कैसे प्रमोट किया जाए, भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोशन किया जाता है, सारे स्टेट में चलता है। तो उसी में हम कोशिश करते हैं जो एरिया के लिए जो फार्मिंग सिस्टम सबसे अच्छा है उसको कैसे उपयोग में लाए, लेकिन उसमें आपको सब्सिडी बहुत कम है, लेकिन ओनली हमारा इंटेंशन यही है कि वो टेक्नोलॉजी पहुंच जाए एंड उसको कैसे फार्मर्स उसको अडॉप्ट करे, उसको देख के नेबरिंग फार्मर्स भी आए, तो यही कोशिश चल रहा है।